नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला। आज मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो थोड़ा सा अपने समाज में रेयर है। मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन हमको कभी कभी पता नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जिनको बच्चा नहीं होता है और वो लोग आईवीएफ की तरफ बढ़ भी जाते हैं, उसके बाद भी नहीं होता। कई सारे ऐसे दंपत्ति भी हैं जिनको नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन बार बार अबॉर्शन होता रहता है। तो आज मेरी कैटेगरी, मैं जिस पे बात करने वाला हूँ, वो ऐसे लोग हैं जिनको नेचुरली प्रेगनेंसी आ तो जाती है लेकिन फिर भी लाइफ बर्थ तक नहीं पहुँचते। क्या कारण हो सकता है? तो मैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करूँगा। हमारे कोई पेशेंट हैं, हस्बैंड 32 ईयर ओल्ड, वाइफ 29 ईयर ओल्ड, करीब 6 बार प्रेग्नेंट हुए और ऑलमोस्ट 6 बार उनका 2 से ढाई महीने 3 महीने तक पहुँचते पहुँचते अबॉर्शन हो जाता था। शादी को 6-7 साल हो चुके हैं। तो जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको एडवाइस किया कैरियोटाइपिंग, जो कि नॉर्मली कोई भी कंसल्टेंट एडवाइस करता है। एंड वी फाउंड देयर वाज, मतलब उसमें क्रोमोसोमल लेवल पर, हस्बैंड के क्रोमोसोमल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसका मतलब जो भी एम्ब्रियो, जो भी भ्रूण बन रहा था वाइफ के एग के साथ में उनके हस्बैंड के स्पर्म को मिलने के बाद, वो भ्रूण अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा था। उसमें वही वाला क्रोमोसोम डेवलप कर रहा था जिसमें डिफेक्ट था। तो इसके लिए हम लोग आईवीएफ में एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रोल आता है पीजीडी या पीजीएस, प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस। मतलब बच्चा पैदा होने के पहले, बच्चा कंसीव होने के पहले हम लोग जेनेटिकली आइडेंटिफाई कर पाए क्या इसमें कोई ऐसा क्रोमोसोम है जो आगे जाकर हमको प्रॉब्लम कॉज करेगा। उसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे हम लोग आईवीएफ करते हैं, वाइफ के एग्स रिट्रीव किए, हस्बैंड का स्पर्म लिया, हस्बैंड के स्पर्म में से एक्टिव मोटाइल प्रोग्रेसिव अलग किए, इक्सी के माध्यम से या आईवीएफ के माध्यम से हमने अच्छे ब्लास्टोसिस्ट बनाए। तो जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो हमने उसके 5 ब्लास्टोसिस्ट बनाए और उन 5 ब्लास्टोसिस्ट से थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट एम्ब्रियो बायोप्सी द्वारा टेस्टिंग के लिए भेजा गया और उन 5 ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज कर दिया गया। टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में 10-12 दिन लगते हैं। जब उस रिपोर्ट आई तो उसमें से हमें पता लगा कि पहले 3 ब्लास्टोसिस्ट, जो कि सच में बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, वो एन्यूप्लॉइड हैं, उनमें मोज़ेक पैटर्न है, वो एबनॉर्मल है। और जो बाकी 2 ब्लास्टोसिस्ट जो उतना अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाए थे, 4th and 5th, दे वर नॉर्मल। तो हियर वी फाउंड आउट दैट वाई, क्यों उनका एबॉर्शन बार बार हो जा रहा था, बिकॉज जो भी इम्प्लांट होता था एम्ब्रियो वो एन्यूप्लॉइड था या उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। तो ये एक पीजीडी की मदद से हम लोग को एक उपलब्धि हुई जिससे हम एटलीस्ट पता लगा पाए कि कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने लायक है। और फिर हमने वही किया कि 4 and 5 एम्ब्रियो भी ट्रांसफर एंड पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड नाउ इट्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। इट्स बीन 2 months ओवर कि उनकी प्रेगनेंसी आराम से चल रही है। तो देखो, थोड़ा सा प्रोसेस जरूर कॉम्प्लिकेट हुआ लेकिन उनको अपने ही शुक्राणु से, अपने ही एग से एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो गई। तो ये आईवीएफ एक ऐसी साइंस है और दिन पर दिन एडवांसमेंट इसमें और बढ़ता जा रहा है जिससे आपके संतान प्राप्ति की चाह को बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है और आप इस दिशा में आराम से अपना बच्चा पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है इस कहानी से आपको कुछ आइडिया लगा होगा पीजीडी और पीजीएस के बारे में। आगे आने वाली सीरीज़ में हम लोग इस बारे में और बात करेंगे कि एम्ब्रियो बायोप्सी कैसे करते हैं, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, किस रिपोर्ट्स को हम लोग देख के उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर फिर उसके बाद कैसे प्लान करते हैं। इन सब बातों में हम आगे ही बात करेंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप 8417084446 पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।